नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अहम मुद्दों की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों का। रुख करते हैं आज के शो का और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। लगातार बढ़ रही रेपो रेट का रियल एस्टेट पर पड़ सकता है असर। घरों की बिक्री हो सकती है प्रभावित। बढ़ी ब्याज दरों पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट की राय। अफोर्डेबिलिटी, होम लोन के मार्केट और मौजूदा रियल एस्टेट पर बारीक विश्लेषण। स्टार्टअप में प्रॉपर्टी कंपनियों का तेजी से बढ़ रहा बाजार। प्रॉपर्टी कंपनियों में 200% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। 2022 तक देश में 1400 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रॉपर्टी कंपनियां। रेजिडेंशियल में प्रॉपर्टी कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं। देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी के बजट में इंफ्रा को बम्पर बूस्ट। बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा बजट का 52% हिस्सा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होगी 27,000 करोड़ से अधिक की रकम। बीएमसी बजट पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट की राय। और अब बात रियल ट्रेंड्स की। एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने मई 2022 के बाद से छठी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और अब रेपो रेट बढ़कर 6.5% पर आ चुकी है। ये बढ़ी हुई ब्याज दरें रियल्टी सेक्टर पर किस तरह से असर डालेंगी समझेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर नई दरें 6.5% कर दी हैं। यानी अब बैंकों को आरबीआई से पैसा महंगे ब्याज पर मिलेगा। जाहिर है, बैंकों को रकम महंगी मिलेगी तो उसका भार बैंक अपने ग्राहकों पर ही डालेंगे। यानी आम कर्ज धारक की ईएमआई महंगी हो जाएगी। बढ़ते रेपो रेट पर नजर डालें तो मई 2022 से लगातार 6 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है और ये 4% से बढ़कर 6.5% पर आ गया है। यानी बीते 9 महीने में 2.5% की बढ़ोतरी। फिलहाल ईएमआई का गणित समझते हैं। मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए का कर्ज 8.85% के ब्याज पर 15 साल के लिए लिया हुआ है। इस कर्ज पर आपकी मासिक किश्त 25,134 रुपए बनती है। अब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई है तो बैंकों ने भी आपका ब्याज बढ़ाकर 9.10% कर दिया है। तो फिर आपकी ईएमआई हो जाएगी 25,506 रुपए। यानी हर महीने आपकी ईएमआई पर 372 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। यानी साल में आपको 4,464 रुपए अधिक चुकाने होंगे। बढ़ी हुई ब्याज दरें सिर्फ आपकी ईएमआई को ही प्रभावित नहीं करती हैं, पूरे आर्थिक चक्र पर असर डालती हैं। घर खरीदारों पर बढ़ी हुई रेपो रेट दोहरी मार करती है। एक ओर ईएमआई का बोझ बढ़ता है तो वहीं दूसरी ओर डेवलपर्स का कर्ज भी महंगा होता है। जाहिर है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है तो उसका भार भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट घर खरीदारों पर ही पड़ता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर रेपो रेट इतनी ही कम हो जाए तो आपको इसी तरह से फायदा भी होगा। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि अब रेपो रेट बढ़ने के बजाय स्थिर रह सकती है। हालांकि अगर आपने किसी तरह का लोन नहीं लिया है तो आप खुश हो सकते हैं। तो बढ़ी हुई ब्याज दरों का किन सेगमेंट्स पर असर होगा? होम लोन धारकों की चढ़ती ईएमआई उनके घर खरीदने के फैसले को कितना प्रभावित करेगी? ओवरऑल रियल्टी सेक्टर कैसे रिएक्ट करता दिखेगा, समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म सेविल्स इंडिया के एमडी अरविंद नंदन जी। अरविंद सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि एक बार फिर से आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की है। रियल एस्टेट पर हम इसका कैसा असर देख रहे हैं? होम लोन के आंकड़े घटेंगे या बिक्री पर असर पड़ेगा? ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, इसमें दो बातें प्रमुख हैं। एक तो यह है कि अब इन्फ्लेशन चूंकि करीब करीब कंट्रोल में आ गया है, इसलिए ये शायद आखिरी इंटरेस्ट रेट हाइक हो इस साइकिल की। अब रही बात कि इसका असर कितना पड़ेगा, तो हमें ऐसा लगता है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव शायद रियल एस्टेट परचेज पर अभी ना पड़े। इसके कारण ये हैं कि इंटरेस्ट रेट की जो ये 250 बेसिस पॉइंट की हाइक हुई है पिछले साल भर में, ये एक धीमी गति से हुई है। एक साथ बहुत सारा वजन नहीं डाला गया है। दूसरा, इस समय डिमांड इतनी मजबूत रही है कि हमने जैसा देखा 2022 में भी लगातार घरों की बिक्री बढ़ती गई। थोड़ा असर पड़ सकता है उन जगहों पर जहां पर कि अफोर्डेबल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बिक्री की उम्मीद थी, बट बाय एंड लार्ज जैसा हम कहते हैं, जो मार्केट का बड़ा हिस्सा है वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। ईएमआईज़ का जहां तक सवाल है, जो एग्जिस्टिंग ईएमआई जो चल रही है ईएमआई,
इनकी टेन्योर लंबी हो सकती है, यानी कि 15 साल का लोन था तो वो शायद बढ़ के 18 साल तक का हो जाए, लेकिन इमीडिएट इसका प्रभाव न्यू बोरोविंग्स पे देखने को अभी नहीं मिल रहा है और उम्मीद है कि शायद ना भी मिले। ये बात ज़रूर है कि अगर आप 1-1.5 साल पहले जाके देखें तो जो 6.5% की होम लोन रेट थी वो अब 9 छूने लगी है, तो जो नए लोन हैं उनमें थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज मार्केट बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होता अभी तक तो नहीं दिख रहा। अरविंद सर, बीते कई तिमाही में हमने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में नए लॉन्च और बिक्री दोनों प्रभावित हुए हैं। आमतौर पर सबसे अधिक लोन की जो जरूरत है वो भी मिडिल क्लास को ही होती है, लोअर मिडिल क्लास को होती है। लगातार प्राइस का बढ़ना, दूसरी ओर जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतों का बढ़ना, रॉ मटेरियल भी महंगा हो रहा है। ऐसे में रियल्टी सेक्टर की गति को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बड़ा गूढ़ प्रश्न भी है। अगर हम देखें एक मोटे तौर पर पिछले 1.5-2 साल में करीब 50-60% ऑन एन एवरेज इनपुट मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं। चाहे वो आप आयरन ले लें, सीमेंट ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, कॉपर ले लें, इन सब के इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं। ये एक ऐसा अकेला फैक्टर है जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बढ़ाता है और बिल्डर यानी कि सप्लाई साइड एक सीमा तक ही इसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें पास ऑन करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया दीपक जी, ये अफोर्डेबल सेगमेंट पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अफोर्डेबल सेगमेंट में जो चाल थी वो हल्की सी धीमी पड़ी है। जैसा मैं कह रहा था, उम्मीद है कि अगर ये रेट साइकिल यहाँ पर रुक जाती है और हो सकता है भविष्य में अगर रिवर्स हो जाए रेट साइकिल, यानी कि रेट घटने की तरफ जाएं, तो ये करेक्शन हो जाएगी। लेकिन आज ये सत्य है कि अफोर्डेबल सेगमेंट पर इसका असर दिखाई पड़ता है थोड़ा बहुत, भले ही मिड सेगमेंट और अपर सेगमेंट पर उतना नहीं दिखाई पड़ता। अरविंद सर, बीते अगस्त में हमने देखा आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में होम लोन का डेटा शेयर किया गया था। 24 लाख करोड़ का पूरा मार्केट बताया गया है, जिसके 2027 तक डबल होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में हमने देखा कि बीते साल मई से लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी जारी है। क्या ये बढ़ती ब्याज दरें होम लोन के आंकड़ों को प्रभावित करेंगी? इन्फ्लेशन इस समय एक ऑल परवेडिंग सी इवेंट हो गई है, एक ऐसी घटना है जो सब जगह मौजूद है। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो अब धीमे धीमे कंट्रोल में आने लगी है। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में ये एक हल्की सी चिंता का विषय हो सकता है, पर ऐसा लग रहा है कि हम इस साल के अंदर अंदर इसे कंट्रोल कर लेंगे। तो 2027 यानी कि आगे आने वाले 3-4 साल का जो पीरियड होगा, तब तक शायद हम बेटर स्थिति में हो, इससे बेहतर स्थिति में हो। तो आज तो उम्मीद यही है कि शायद ये विकराल रूप धारण नहीं करेगा और हम इसे शायद इस साल के अंदर अंदर कंट्रोल पा लेंगे इसके ऊपर, और हमारा टारगेट जो है आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है वो शायद मीट हो सकता है, आज ऐसा लगता है। अरविंद सर, अफोर्डेबिलिटी हमने बीते कुछ साल में देखा कि बेहतर हुई थी, अब फिर से अफोर्डेबिलिटी हाथ से बाहर निकलती जा रही है। तो आगे घरों की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी या फिर प्रॉपर्टी मार्केट में जो भाव की तेजी दिख रही है उससे अफोर्डेबिलिटी पर असर पड़ेगा? ये बात सच है कि अफोर्डेबिलिटी पिछले एक साल में जो 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है इंटरेस्ट रेट में, उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी दोबारा ऊपर की दिशा में जाने लगी है। जैसा मैं पहले कह रहा था, उम्मीद ये है कि ये इंटरेस्ट रेट हाइक जो है अब शायद समाप्त हो जाएगी और एक स्टेबिलिटी का दौर आएगा, हो सकता है वापस रिवर्सल का भी दौर आए। तो फिलहाल तो अफोर्डेबिलिटी दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए, शायद हाथ से बाहर ना जाए, ऐसी उम्मीद आज मुझे दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि अगर ये ना रुके तो अफोर्डेबिलिटी दोबारा ऊंची हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बुरा होगा, लेकिन आज ऐसी स्थिति लगती नहीं। बिल्कुल, यानी अफोर्डेबिलिटी कमजोर हुई तो घर खरीदारों के लिए ये काफी खराब बात होगी। हालांकि ये अनुमान है कि अब शायद बढ़ती ब्याज दरों पर लगाम लगेगी और अफोर्डेबिलिटी स्थिर रहेगी। बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की। भारत में रियल एस्टेट अब पारंपरिक बिजनेस मॉडल से निकल चुका है। अब प्रोजेक्ट विजिट हो या ऐड हो या फिर ट्रांजैक्शन हो, घर खरीदना हो या फिर किराए पर लेना हो, प्रॉपर्टी कंपनियों ने इसे काफ़ी आसान कर दिया है, आपकी जेब तक पहुंचा दिया है। शायद यही वजह है कि प्रॉपर्टी कंपनियों का मार्केट रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। स्टार्टअप इंडिया की घोषणा के बाद से प्रॉपर्टी स्टार्टअप 200% के CAGR से बढ़े हैं।
2022 तक देश में 14,000 से ज्यादा अधिक मान्यता प्राप्त प्रॉप्टेक कंपनियां एक्टिव थीं। जाहिर है अब तो ये संख्या और भी बढ़ चुकी होगी। तो देश में प्रॉप्टेक कंपनियां रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह से बदलाव लेकर आ रही हैं, प्रॉप्टेक कंपनियों का भविष्य कैसा है, ऐसी ही बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं एनारॉक के डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल, 2015 के बाद 200% के सीजीआर से प्रॉप्टेक कंपनियां बढ़ी हैं। जाहिर है बड़ी तेजी कोविड की वजह से देखने को मिली है। जब टेक्नोलॉजी ने अपना बड़ा रोल निभाया, ऐसे में क्या ट्रिगर्स रहे प्रॉप्टेक कंपनियों की ग्रोथ के लिहाज से? दीपक जी, आपने आज बहुत ही सही टॉपिक चुना है। इस संदर्भ में अगर आप देखिए, रियल एस्टेट हमारा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है। हम जीडीपी के करीब 6% कंट्रीब्यूटर हैं। फिर भी अगर आप देखिए, हमारा जो तरीका था ऑपरेशंस का, बिजनेस का, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या फिर सेल्स हो रेजिडेंशियल की, काफी ट्रेडिशनल तरीके से की जाती थी। और ये बात सही है कि कोविड के बाद इस सेक्टर में अडॉप्शन, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अडॉप्शन भी काफी तेजी से बढ़ा है। और इसके दो तीन कारण हैं। आप ये देखिए, शुरुआती के दौर में इसका प्रोग्रेस काफी कम रहा है। हमने इनिशियल फेज में देखा था कि सेल्स रिलेटेड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म काफी आए थे, 3-4 मेजर जो हैं। और हमने ये भी देखा कि 84% ऑफ होम बायर्स अपनी जो रियल एस्टेट जर्नी जो शुरू करता है, विच इज डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑनलाइन ही होती है। पर अनफॉर्चुनेटली बाकी का जो वैल्यू चेन होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, बायर एक अपने प्रॉपर्टी को कैसे एनालाइज कर सकता है, उस वैल्यू चेन में टेक्नोलॉजी का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। आपने देखा होगा कि टेक कंपनीज ने काफी अच्छे से वर्क फ्रॉम एनीवेयर में अपनी प्रोडक्टिविटी इनफैक्ट इंप्रूव करी। उस दौरान रियल एस्टेट ने रियलाइज किया कि एक टेक अडॉप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस फैक्टर पे उन्होंने काम करना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से जो काम पिछले 10 सालों में हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं हो पाया, वो पिछले 2 साल में कवर हुआ है। प्रशांत सर, प्रॉप्टेक कंपनियों के आने के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में सहूलियतें कितनी बढ़ी हैं, बिजनेस मॉडल में कितना बदलाव देखने को मिला? देखिए दीपक जी, अभी तक जितने भी स्टार्टअप ट्रेडिशनली आए थे रियल एस्टेट में, उन्होंने फोकस किया था सिर्फ सेल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल जो कंपनीज थी, वो लिस्टिंग पे ज्यादा फोकस थी, लीड जनरेशन पे ज्यादा फोकस रही थी। तो ये एक प्रॉब्लम रही। पर अभी क्या हुआ है कि इसको इन्होंने आगे बढ़ाया, वैल्यू चेन में वो आगे बढ़े। अब जैसे एक बायर अगर वो देखना चाहे किसी दूसरे शहर में रह के कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं अगर बैंगलोर में हूं और मुझे दिल्ली की प्रॉपर्टी को देखना है, सो आज आप देखिए वो कर सकते हैं। जहां पे एक बायर पहले डिसीजन लेने में अगर मान लीजिए 2 से 3 महीने लगाता था, अब वो 2 से 3 हफ्तों में वो कर सकता है। बिकॉज साइट विजिट में आने से पहले वो काफी कुछ एनालाइज कर सकता है। प्रॉप्टेक के आने के बाद मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी काफी अभी काम होना बाकी है। उसमें आप देखेंगे काफी प्रॉप्टेक कंपनी आ रही हैं। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, किस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन साइकिल को कॉस्ट एफिशिएंट और किस तरीके से शॉर्टन किया जाए, उसमें भी अभी काफी काम हो रहा है और काम आना बाकी है। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन साइकिल को लेकर अभी काम करना बाकी है, लेकिन प्रॉप्टेक को सपोर्ट शानदार मिल रहा है, चाहे सरकार हो या फिर हमने देखा कि क्रेडाई ने $100 मिलियन का फंड प्रॉप्टेक के लिए एलोकेट किया है। आने वाले समय में प्रॉप्टेक में कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से ओवरऑल स्टार्टअप सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है इंडिया में। और ये हमारा प्रॉप्टेक अभी भी मैं बोलूंगा काफी इनिशियल स्टेज पे है और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफी अच्छा है। और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ने वाला है, मेरे ख्याल से बिना टेक इनोवेशन के पॉसिबल नहीं है। और स्मार्ट सिटी अभियान जो गवर्नमेंट का है, आप देखेंगे उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज टेक। सो मेरे ख्याल से अभी जो हम बोल रहे हैं 200% ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 years, ये काफी बढ़ेगा। आप आई नॉट बी सरप्राइज अगर ये 250-300% के ग्रोथ से भी दिखने को मिलेगा। थोड़ी सी अभी टेम्परेरी स्लोडाउन आई है बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ी मंदी चल रही है, स्टार्टअप सेक्टर में थोड़ा सा अभी फंडिंग के कुछ स्लोडाउन दिख रहे हैं। पर ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से प्रॉप्टेक के फ्यूचर्स काफी ब्राइट है, क्योंकि काफी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स अच्छे फंड्स लेकर आ रहे हैं जो कि इस प्रॉप्टेक को बढ़ावा देना चाहते हैं।
प्रशांत सर, मेटावर्स पर प्रॉपटेक कंपनियां फोकस कर रही हैं, डेवलपर्स का फोकस है, प्रोजेक्ट मेटावर्स पर लॉन्च हो रहे हैं। जानकारी का अभाव था, लिहाजा चैटबॉट अब जल्दी जानकारी मुहैया करा रहा है। आने वाला समय प्रॉपटेक की तस्वीर को कैसे बदल रहा है? देखिए दीपक जी, मेरे ख्याल से मेटावर्स वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जहां पे आप एआर वीआर में चलो आप देख सकते हो वर्चुअली, पर जो मेटावर्स में आपको एक एक्चुअल फील मिलता है वो किसी और के कंपैरिजन में काफी बेटर होता है। आजकल जो हम देख रहे हैं चैट बॉट या फिर ऑटो बॉट्स जो है, ये सारे चीजें आप देखिए फोकस्ड है टुवर्ड्स एक्सपीरियंसिंग द कंज्यूमर एक्सपीरियंस। आज के डेट में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन अगर जैसे कस्टमर एग्जीक्यूटिव अगर आप किसी वेबसाइट पे जाए, आप देखेंगे वो फॉर्म रहता है जो कि डिलीट होता है। ऑटो चैटबॉट इज मोर ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्पावर्ड, जो कि आपको एक रियल कॉन्वर्सेशन का फील देता है और आपको आपके जवाब तुरंत मिलते हैं। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये कस्टमर एक्सपीरियंस को काफी एनहांस करेगा, डिसीजन मेकिंग साइकिल को काफी शॉर्टन करेगा, जो कि आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री में। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग और बेहतर होगी, जाहिर है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में फ्रॉड की गुंजाइश भी अधिक रहती है, लिहाजा सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो ओवरऑल प्रॉपटेक कंपनियां ट्रेडिशनल रियल एस्टेट को एक नए युग में प्रवेश करा रही हैं। जाहिर है डेवलपर्स और कंज्यूमर्स दोनों को स्मार्ट होने की ज़रूरत है, स्मार्ट हो भी रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बात करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की। बिल्कुल, तो प्रॉपर्टी प्लस में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अगले रियल ट्रेंड्स में जानने की कोशिश करेंगे कि बीएमसी का जो भारी भरकम बजट है वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 52% का जो बजट उन्होंने जारी किया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में रियल एस्टेट सेक्टर्स की चर्चा जारी है और अब बात करते हैं बीएमसी के बजट की। देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी अपने साल 2023 के बजट में 52% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खर्च करेगा। इस बार के बजट में बीएमसी ने 27,247 करोड़ रुपए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्च करने की तैयारी की है, जो कि बजट का 52% है। ऐसे में मुंबई की तस्वीर किस तरह बदलेगी? जाहिर है मुंबई के रियल एस्टेट पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं गुलाम जिया, सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया। बहुत स्वागत करेंगे गुलाम सर आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल, बीएमसी ने अपने बजट में 27,000 करोड़ से अधिक की रकम इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए रखी है। जाहिर है तमाम प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। बजट ऐलान के बाद मुंबई की तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स तकरीबन मुकम्मल होने के करीब कगार पर पहुंच चुके हैं, जैसे कोस्टल रोड वगैरह, या जो एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न फ्रीवे का एक्सटेंशन थाना तक करने की जो बात हुई है वो तो अब शुरू हुआ है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मानपुर घाट, गोरेगांव और मुलुंड लिंक रोड वगैरह, ये ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिटी के लिए, शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होता चला आया है, बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पर है। और इन सबका मुकम्मल हो जाना मुंबई को एक नया ही रूप देने जा रहा है। तो हम जहां खड़े हैं, जिस मोड़ पर आज मुंबई शहर खड़ा है, वहां पर इस किस्म का एक बड़ा जो इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो इसको कंप्लीशन के करीब पहुंचाने के लिए रिजर्व किया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत खुशी की बात है कि कई डेकेड्स के बाद, कई दहाइयों के बाद शहर इस मकाम तक आ पहुंचा है कि अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुकम्मल होते हुए दिखाई देंगे। गुलाम सर, इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर भारी भरकम रकम का ऐलान तो ठीक है, लेकिन एमएमआर में जितने भी प्रोजेक्ट हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट, वो समय से पीछे चल रहे हैं। समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर हो, उसके लिए कहां फोकस करने की जरूरत है? एक चीज मैं आपकी तवज्जो जहां दिलाना चाहूंगा वो ये है कि जितना वक्त पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लगता था, उसके बनिस्बत इस दौरान, इस वक्फे में वक्त काफी कम लग रहा है। अगर मैं उसकी एग्जांपल दूं, बांद्रा वर्ली सी लिंक को तकरीबन 25 साल लगे थे मुकम्मल होने, लेकिन अंधेरी वर्सोवा घाटकोपर लिंक रोड शायद 8 साल में मुकम्मल हो गया। उसके बाद के जो अभी रिसेंटली 2 मेट्रो तैयार हुए हैं, इनको कुछ 6 साल लगे हैं। तो ये जो वक्त एग्जीक्यूशन का है वो काफी श्रिंक होता चला जा रहा है, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आगे चलते हुए भी, और चूंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन का आता है,
या दूसरा प्रॉब्लम एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखता है। अगर इन दो चीजों के ऊपर गवर्नमेंट फोकस रखे और प्लान तरीके से दोनों चीजों को एग्जीक्यूशन से पहले निपटाने की कोशिश की जाए, तो आगे चल के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके कंप्लीशन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इन दिनों पिछले चंद सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की रफ्तार काफी बेहतरीन हुई है, बहुत हद तक सुधार आया है। गुलाम सर, मुंबई में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या लंबे समय से बना हुआ है। जाहिर है तमाम मेट्रो लाइनें आ रही हैं, कुछ चल चुकी हैं, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जब तक प्रोजेक्ट पूरे होते हैं ट्रैफिक और बढ़ जाता है। तो क्या ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो संतुलन है वो मैच नहीं हो पा रहा? बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अगले 2 या 3 साल में मुकम्मल हो जाएंगे, वो बहुत हद तक वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम, रास्तों का जो जैम्स है उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो सवाल है वो है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे मुंबई की लाइफलाइन कई अरसे से सिर्फ और सिर्फ उस रेलवे लाइन को माना जा रहा है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे वगैरह। उसके ऊपर एक प्रपोजल है कि अगर उसको एक डबल डेकर पूरा बना दिया जाए, काफी पुराना प्रपोजल है, और चूंकि रेलवे लाइन आगे चल के भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जितनी मेट्रो है। सारे मेट्रोस मुकम्मल होने के बावजूद भी वो काम शायद ना कर पाए जो रेलवे आज कर रहा है। तो रेलवे का डबल डेकर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। वो चीज भी अगर मुकम्मल हो जाए अगले चंद सालों में, जब हम मेट्रोज और कोस्टल रोड्स और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स, ट्रांस हार्बर लिंक वगैरह की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न फ्रीवे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे टनल्स वगैरह बन रहे हैं जो वह ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी मुंबई को सब मुकम्मल कर रहे हैं, उन सब के साथ साथ मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, जो लोअर मोस्ट कैटेगरी ऑफ पिरामिड ऑफ लोग हैं, उनके लिए फिर भी रेलवे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट मोड बना रहेगा। उसको कैसे इंप्रूव किया जाए वो बहुत जरूरी है देखना, लेकिन वो बीएमसी के हाथ में नहीं है, वो रेलवे मिनिस्ट्री के हाथ में जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इकट्ठे आके कोऑर्डिनेट करके मुकम्मल करके ही मुंबई को एक नया रूप मुकम्मल तौर पे दिया जा सकता है। बिल्कुल, भले ही इंफ्रा को लेकर बीएमसी का भारी भरकम बजट आया है, लेकिन इसके साथ ही रेलवे, एमएमआरडीए, सिडको समेत कई एजेंसियां हैं जिन पर शहर के डेवलपमेंट का दारोमदार है। उनका आपसी सामंजस्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूत फंड होगा तो निर्माण की रफ्तार भी तेज़ होगी। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ प्रॉपर्टी प्लस में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।